बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। फिजिक्स की क्लास में खुश आमदीद। अच्छा स्टूडेंट्स, फिजिक्स में हमारा चैप्टर नंबर 2 था जी, स्केलर्स और वेक्टर्स। और लास्ट क्लास में हमने स्केलर्स और वेक्टर्स के टॉपिक में इस टॉपिक को स्टार्ट किया था, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। मैंने आपको बताया था कि वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाए तो इसको हम कहते हैं वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। और इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक कहलाता है स्केलर प्रोडक्ट, इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, और एक कहलाता है वेक्टर प्रोडक्ट और इसको आप क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो हमारी बात अभी स्केलर या डॉट प्रोडक्ट पर चल रही थी। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है कि अगर हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और आपका आंसर जो है एक स्केलर क्वांटिटी आए तो दैट विल बी स्केलर प्रोडक्ट। इसको आप डॉट प्रोडक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हम मल्टीप्लाई को एक डॉट के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। मिसाल के तौर पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। अगर आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करें तो आपको वर्क मिलता है विच इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो ये एक डॉट प्रोडक्ट हो गया, इसलिए आपने इसको डॉट से रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसी तरीके से फोर्स और वेलोसिटी जो कि वेक्टर्स क्वांटिटी हैं, अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें तो पावर बनता है, और पावर एक स्केलर क्वांटिटी है, लिहाजा ये भी एक डॉट प्रोडक्ट हो गया। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि चूंकि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पर आपको स्केलर क्वांटिटी आ रही है जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो आप कैसे हासिल करते हैं उस स्केलर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड? इस फॉर्मूले की मदद से। ये आपके पास ए और बी दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं और मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये जो आपके पास आ रहा है ए बी कॉस थीटा, ये स्केलर क्वांटिटी हो गई। ये उस स्केलर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड मिलेगा आपको ए बी कॉस थीटा के फॉर्मूले से, जबकि उसकी डायरेक्शन नहीं होती। अब इसमें ए और बी क्या है? ए आपका पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, बी आपका दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, जबकि थीटा जो है आपके ए और बी के दरमियान एंगल है। उसके बाद हमने डॉट प्रोडक्ट की कुछ खासियतें देखी थी, डॉट प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझी थी। एक हमारे पास है कम्यूटेटिव लॉ। डॉट प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ मौजूद होता है, इसको हमने आज की क्लास में वेरीफाई करना होगा। कम्यूटेटिव लॉ से मुराद होता है कि अगर आपके पास ए और बी का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है और आप इनकी जगहों को तब्दील कर दें, बी को पहले ले आए ए को बाद में ले आए, तो भी आंसर सेम आता है। दैट इज कम्यूटेटिव लॉ। आपको डॉट प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ मिलता है। एसोसिएटिव लॉ आपको मिलेगा। एसोसिएटिव क्या होता है कि अगर आपके पास दो से ज़्यादा चीज़ें प्लस मल्टीप्लाई हो रही होती हैं और आप उनकी तरतीब को आगे पीछे कर दें तो भी आंसर सेम होता है। तो यहाँ देखिएगा, अगर आपके पास ए वेक्टर एम से मल्टीप्लाई हो रहा है, बी वेक्टर एन से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर इन आंसर्स को आप डॉट प्रोडक्ट करें, तो अगर आप तरतीब को आगे पीछे कर लें, पहले आप एम और एन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लें, ए और बी का डॉट प्रोडक्ट निकाल लें, बाद में आप इनको कुछ भी तरतीब लेके आएंगे, आपका आंसर सेम रहेगा। इसको आप कहते हो एसोसिएटिव लॉ। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी मौजूद होता है कि अगर आपके पास ए जो है वो डॉट प्रोडक्ट है बी प्लस सी का, और आप ए को डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ए को बी के साथ, ए को सी के साथ, तो भी आपका आंसर सेम हो जाता है। इनको मैं जब हम प्रूफ कर रहे हैं तब मैं और एक्सप्लेन करूंगा। फिर हमने मजीद कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखी। मैंने आपको बताया कि अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो आता है तो दो बातें होंगी, या तो उन दोनों में से कोई एक नल वेक्टर होगा यानी जीरो वेक्टर होगा, या फिर आपके पास इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री का होगा, यानी ए और बी परपेंडिकुलर होंगी। तो 90 डिग्री का अगर एंगल होता है तो cos 90 जो है वो जीरो हो जाता है। फिर मैंने आपको बताया था कि आपके पास अगर आपके पास दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम और पॉजिटिव कब होगा? जब आपके पास दोनों वेक्टर्स पैरेलल होंगे, एंगल जीरो होगा, उस टाइम पे जो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आता है वो मैक्सिमम होता है। इसी तरीके से नेगेटिव मैक्सिमम कब आएगा? यानी आपको डॉट प्रोडक्ट मिलेगा लेकिन नेगेटिव और सबसे ज़्यादा वो कब होगा? जब ए और बी जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। इस सिचुएशन में एंगल 180 का होता है। उसके बाद हमने यूनिट वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट्स की बात की थी। अगर हम सेम यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो 1 आता है, और अगर हम डिफरेंट वेक्टर्स यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लें तो 0 आएगा। एंगल का फर्क होता है। अगर आप आई और आई यानी सेम यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो दोनों सेम वेक्टर्स जो है उनमें 0 एंगल हो जाता है, पैरेलल होती है। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे अगर हम आई डॉट आई का डॉट प्रोडक्ट लें, आई डॉट आई लें अगर हम, तो आई जो है वो एक्स एक्सिस पे होता है, ये ऐसे, दूसरा आई भी यही होगा, यानी दोनों पैरेलल हैं, एंगल कितना हो गया? जीरो। तो अब आई मल्टीप्लाई बाय आई cos
कॉस एंगल आपके पास है 0, कॉस 0 1 होता है, ये आई का मैग्नीट्यूड भी 1 मल्टीप्लाई बाय इस आई का मैग्नीट्यूड भी 1 और कॉस 0 जो है वो 1 होता है। 3 1 को आप मल्टीप्लाई करें 1 आता है, तो देख लें। इसी तरीके से अगर आप आई डॉट जे लेते हैं यानी दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लें तो क्या बनेगा आई जे कॉस थीटा, आई का मैग्नीट्यूड 1 जे का मैग्नीट्यूड 1। अब आते हैं एंगल पर, आई आपको एक्स एक्सिस पे मिलता है, जे आपको वाई एक्सिस पे मिलता है, जे वाई एक्सिस पे होता है, दोनों के दरमियान 90 डिग्री का एंगल होता है और cos 90 जो है वो 0 हो जाता है, लिहाजा ये 0 हो जाएगा और आप 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है। तो इसको सिंपल टर्म्स में अगर हम बोलें तो वो ये कि अगर हम सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे आंसर 1 आएगा और डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आंसर 0 आएगा। ये हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डॉट प्रोडक्ट के हवाले से पढ़ी थी लास्ट क्लास में। अब हम डॉट प्रोडक्ट की दो प्रॉपर्टीज, एक कम्यूटेटिव और एक डिस्ट्रीब्यूटिव, इन दो प्रॉपर्टीज को एक तो वेरीफाई करेंगे और दूसरा एक और चीज़ हमें वेरीफाई करनी है, वो क्या है जी, उसको हम वेरीफाई करते हैं। वो ये है कि अगर आप ए और बी दो वेक्टर हैं इनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो इसका डॉट प्रोडक्ट लेने का तरीका क्या होगा, आप ए का जो x कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड b के x के मैग्नीट्यूड को प्लस करेंगे a के y के मैग्नीट्यूड को b के y के मैग्नीट्यूड को प्लस करेंगे a के z के मैग्नीट्यूड को b के z के मैग्नीट्यूड को। ये एक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सी आपको एक एक्सप्रेशन है, इसको वेरीफाई करना है। अब इसको वेरीफाई करने से पहले मैं आपकी तवज्जो चैप्टर 8 में हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था उसकी तरफ लेकर जाना चाहूँगा। हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था जिसमें हमें फोर्स मिली हुई थी इस तरह 3i मिसाल के तौर पे प्लस 4j माइनस 5k और एक r वेक्टर पोजीशन वेक्टर हमें दिया हुआ था, उसकी वैल्यू थी मिसाल के तौर पे 6i माइनस 4j प्लस 7k, इस तरह की वैल्यू दी हुई थी। ये एक्चुअल में ये जो आपके पास फोर्स है, ये जो r है, ये दोनों वेक्टर्स हैं और ये आपको कंपोनेंट्स की फॉर्म में दिए हैं। ये जो फोर्स का वेक्टर आपको दिया हुआ है ये कंपोनेंट्स की फॉर्म में दिया हुआ है। आपको याद होगा मैंने आपको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स पढ़ाए थे। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दो किस्म के रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक ये होता है जिसमें हमारे पास दो लाइंस होती हैं परपेंडिकुलर लाइंस, एक एक्स एक्सिस होती है एक वाई एक्सिस होती है। ये कहलाता है टू वे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, जिसमें दो लाइंस होती हैं, दोनों परपेंडिकुलर होती हैं, दोनों के दरमियान 90 डिग्री का एंगल होता है, एक को आप एक्स एक्सिस कहते हो एक को आप वाई एक्सिस कहते हो। अब अगर हमारे पास टू वे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में एक वेक्टर मौजूद है, लेट्स सपोज f के नाम से अगर हमारे पास एक वेक्टर मौजूद है तो मैं इस वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में तोड़ दूंगा, क्योंकि टू वे कोऑर्डिनेट है ना, दो लाइंस हमारे पास, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, लिहाजा ये वेक्टर दो कंपोनेंट्स में टूट सकता है। एक इसका ये कंपोनेंट आ जाएगा जिसको आप कहते हो एफ एक्स और एक ये कंपोनेंट आ जाएगा जिसको आप कहते हो एफ वाई। यानी अगर आपके पास वेक्टर टू वे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर मौजूद है तो आप उस वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हो, एक एफ एक्स एक एफ वाई। अगर आप इन दोनों को, अब ये एफ एक्स हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड, आई हमने लगा दिया क्योंकि एक्स पर जो यूनिट वेक्टर होता है वो आई होता है। इसी तरीके से अब ये कंप्लीट वेक्टर हो गया। इसी तरीके से अगर मैं दूसरा कंपोनेंट प्लस कर दूं तो ये एफ वाई मैग्नीट्यूड हो गया और वाई एक्सिस पर जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम जे कहते हैं, तो ये हमारे पास दूसरा कंपोनेंट। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं मुझे ओरिजिनल वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास टू वे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है तो हमारे पास उसमें अगर एक गिवन वेक्टर है तो हम उसको उसके दो कंपोनेंट्स बना सकते हैं, एक एफ एक्स कहलाएगा एक एफ वाई कहलाएगा। ये एफ एक्स और एफ वाई खाली मैग्नीट्यूड है। अब अगर इसमें आपने डायरेक्शन इंक्लूड करनी है तो एक्स पर क्या डायरेक्शन होती है आई, वाई पर क्या डायरेक्शन होती है जे, तो ये आपने डायरेक्शन डाल दी। अब ये आपके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, ये मुकम्मल वेक्टर हो गया, ये मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, ये मुकम्मल वेक्टर हो गया। इन दोनों मुकम्मल वेक्टर्स को अगर आप ऐड करोगे आपको ओरिजिनल वेक्टर मिल जाता है। ये तो था टू वे कोऑर्डिनेट्स का मामला।
इसी तरह हमने देखा था एक और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं जिसको हम कहते हैं थ्री वे। एक और होता है जिसको हम कहते हैं थ्री वे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, जिसमें हमारे पास तीन परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं, एक्स, वाई और जेड। ये एक्स कहलाती है, ये वाई कहलाती है और ये जेड कहलाती है। सिंप्लिसिटी के लिए मैं इसमें से आसानी के लिए ना मैं इनकी आधी आधी लाइनें मिटा देता हूँ। ये एक्स की ये वाली लाइन मिटा दी, वाई की ये वाली लाइन मिटा दी, जेड की ये वाली लाइन मिटा दी, ठीक है। तो सिंप्लिसिटी के लिए मैंने ये तीन लाइनें ले ली। ये थ्री वे कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं या थ्री वे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं, क्योंकि इसमें तीन लाइंस होती हैं और तीनों के दरमियान 90 डिग्री का एंगल होता है। अब अगर इस थ्री वे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर आपके पास एक वेक्टर है, लेट्स सपोज एफ, तो अब ये वेक्टर चूंकि तीन वे हैं, तीन लाइंस हैं, तीन आपके पास कंपोनेंट्स बन सकते हैं इसके। एक कंपोनेंट होगा, अब जरा इसको हम थोड़ा सा 3D टाइप का बनाएं। सपोज करें जी ये हमारे पास एफ वेक्टर है। अब इसके जो कंपोनेंट बनेंगे, एक तो कंपोनेंट बनेगा इसका एक्स एक्सिस पे, वो ये होगा जी एक्स एक्सिस पे, इसको आप कहोगे एफ एक्स। ये मैग्नीट्यूड हो गया, आई लगा देंगे यूनिट वेक्टर, तो ये पूरा मुकम्मल वेक्टर हो गया मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ। इसी तरह दूसरा जो कंपोनेंट होगा इसका, वो यहाँ पर होता है वाई एक्सिस पर, ठीक है। मैं इसको अगर तरीके से लाइन से ड्रॉ करूँ, सही जगह ड्रॉ करूँ, तो यहाँ होगा इसका ये वाई कंपोनेंट। इसको आप रिप्रेजेंट करोगे इसके मैग्नीट्यूड को एफ वाई से, डायरेक्शन आप डायरेक्शन के लिए जे यूनिट वेक्टर डाल दोगे, ये मुकम्मल वेक्टर हो गया। और इसका तीसरा कंपोनेंट आपको मिलता है जेड, जेड पर उसको आप कहोगे एफ जेड, सॉरी एफ जेड, और उसका जो हम यूनिट वेक्टर डालते हैं आई जे के बाद के, ये उसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा। तो अगर हमारे पास थ्री वे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट के अंदर एक वेक्टर मौजूद होता है, तो फिर वो तीन कंपोनेंट्स में टूटता है। कौन कौन से तीन कंपोनेंट्स हैं? एक है एफ एक्स, एक है एफ वाई और एक है एफ जेड। ये तीनों मैग्नीट्यूड है उन कंपोनेंट्स के। अगर आपने डायरेक्शन डालनी है तो तीनों कोऑर्डिनेट्स के यूनिट वेक्टर डाल दें। एक्स का होता है आई, जे वाई का होता है जे और जेड का होता है के। तो ये आपने पूरे पूरे, अगर आप इन तीनों को ऐड कर दो आपको वापस ओरिजिनल वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। ये याद रखिएगा बात। तो जब आपके पास दो टू वे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स होता है, तो उसमें अगर आपके पास वेक्टर है वो दो कंपोनेंट्स में टूटता है, एफ एक्स और एफ वाई। और अगर आपके पास तीन वे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स होता है तो फिर आपका वेक्टर तीन कंपोनेंट्स में टूटेगा, एक्स वाई जेड। एफ एक्स एफ वाई एफ जेड ये उनके मैग्नीट्यूड हो गए, आई जे के उनकी डायरेक्शन हो गई। आई से आपको पता है आई एक एक्स का एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है, आपने डायरेक्शन आइडिया लगा ली थी, ये एक्स एक्सिस पर है, ये वाला हिस्सा वाई एक्सिस पर है, ये वाला हिस्सा। ये जो आपको वेक्टर्स दिए गए थे ना उस न्यूमेरिकल के अंदर, ये आपको इस फॉर्म में दिए गए। ये क्या हो गया? ये उसका एक्स कंपोनेंट हो गया। ये क्या हो गया? ये उसका वाई कंपोनेंट हो गया। ये क्या हो गया? ये उसका जेड कंपोनेंट हो गया। मुझे कैसे पता चलता है? यूनिट वेक्टर देखिए आप, आई जे के। आई का मतलब क्या हो गया? ये एक्स एक्सिस पे लगा हुआ है। तो आई का मतलब क्या हो गया कि ये एक्स एक्सिस पर है ये वाला कंपोनेंट। यहाँ जे यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब है ये वाला हिस्सा वाई का एक्स एक्सिस पर है, ये जेड एक्सिस पर। और ये जो 3 4 5 लिखा हुआ है ये मैग्नीट्यूड हो गया, यानी कि ये 3, ये आपके पास एफ एक्स कितना लिखा हुआ है 3 आई, प्लस एफ वाई कितना लिखा हुआ है 4, और फिर ये जे, फिर ये प्लस, और ये कितना है आपके पास एफ जेड -5 और के। ये आपके पास देखें ऐसे लिखा होता है। तो ये आपके पास जो न्यूमेरिकल के अंदर जो आपको वेक्टर अजीब तरीके से लिखा हुआ नजर आ रहा था ना, आई जे के, तो दरअसल ये आपके पास एक वेक्टर है एक्स एफ और आर, दो वेक्टर है आपके पास, उन्होंने उसको तीन कंपोनेंट्स में तोड़ के दिखाया हुआ है आपको, ठीक है। ये आपके पास एफ वेक्टर है, इसको तीन कंपोनेंट्स में तोड़ दिया क्योंकि ये थ्री वे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर था, तो इसको तीन कंपोनेंट्स में तोड़ दिया। ये इसका एक्स कंपोनेंट हो गया, ये इसका वाई कंपोनेंट हो गया, ये इसका जेड कंपोनेंट हो गया। हर कंपोनेंट के अंदर मैग्नीट्यूड मिला हुआ है आपको और डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर डाला हुआ है। यही मामला इधर है। ये जो आर वेक्टर है ये एक कंप्लीट वेक्टर है जिसको तीन कंपोनेंट्स में तोड़ा हुआ है। ये एक एक्स कंपोनेंट हो गया, ये वाई कंपोनेंट हो गया, ये जेड कंपोनेंट हो गया। हर कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड मिला हुआ है और हर कंपोनेंट की डायरेक्शन आपको यूनिट वेक्टर के जरिए दी हुई है। ये मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया कि हमारे पास जो न्यूमेरिकल था जिसमें हमने फोर्स और पोजीशन वेक्टर को मल्टीप्लाई करके वर्क निकालना होता है, तो उसमें ये जो हमारे पास इस तरह का दिया होता है, इससे क्या मुराद है?
उसके बाद जरा याद दिलाइएगा हमने फिर करा क्या था, हमने एफ और डेल्टा आर का जब डॉट प्रोडक्ट लिया था तो हमने लिखा 3i प्लस 4j माइनस 5k, ये हमने फोर्स का वेक्टर डाला, मल्टीप्लाई के लिए डॉट डाल दिया और फिर हमने आर का वेक्टर डाला 6i माइनस 4j प्लस 7k, ये हमने दोनों वेक्टर डाले थे। अब हमने याद करें जरा, कुछ दोहराए जहन में, हमने इसको कैसे मल्टीप्लाई किया था, हमने इसको मल्टीप्लाई किया था, हमने इसको कैसे मल्टीप्लाई किया था, मैंने आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताई थी कि आई को आई से मल्टीप्लाई करो, जे को जे से, के को के से। मैंने आपको ये बताया था कि आई को आई से मल्टीप्लाई करो, जे को जे से मल्टीप्लाई करो और के को के से मल्टीप्लाई करो, बस। और दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी कि आई जे के हटा देना। तो हमने क्या किया था भाई, 3 को 6, ये आई को आई से हमने मल्टीप्लाई किया, तो एक है जी 3i और एक है 6i, तो हमने 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया, आई हटा दिए। इसी तरीके से मैंने आपको कहा जे को जे से मल्टीप्लाई करो, तो एक जे आपके पास है 4, मल्टीप्लाई करो, दूसरा जे आपके पास है -4 और जे हटा दो। फिर हमने के को के से मल्टीप्लाई किया, एक के आपके पास है 5, मल्टीप्लाई दूसरा के आपके पास है 7 और के हटा दो। ऐसी एक शॉर्ट ट्रिक बताई, एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी मैंने आपको कि ये शॉर्ट ट्रिक है कि आपने आई को आई से मल्टीप्लाई किया, जे को जे से, के को के से, और आई जे के भूल गए। अब हमने इसको ऐसे सॉल्व किया जाए, 6 3 जा 18 प्लस माइनस माइनस 4 4 जा 16 प्लस माइनस माइनस 7 5 जा 35। अब इसको आप मजीद सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाता है। अब सवाल मेरा पैदा ये होता है जहन में कि ये 3i खाली 6i से क्यों मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, अब मैं जरा इस चीज को एक्सप्लेन करता हूँ। इसके लिए दोबारा मुझे लिखना पड़ता है, 3i प्लस 4j माइनस 5k, एक ये वेक्टर था, मल्टीप्लाई 6i माइनस 4j प्लस 7k। अब मैंने आपके सामने क्या किया, मैंने इस 3i को सिर्फ 6i से मल्टीप्लाई किया, 4j और 7k से नहीं किया। क्यों, आप करके देख लो, हम करते हैं एक्चुअल में, लेकिन हमने बस उसको एक ट्रिक की सूरत में कहा है। असल में तो हमें 3i को तीनों से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन अगर मैं 3i को मल्टीप्लाई करता हूँ -4j से, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, करके देखते हैं। तो नंबर यानी कि मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई हो गया -4, यानी मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई हो गया, और यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई का साइन नहीं डालेंगे हम, डॉट प्रोडक्ट है तो नुक्ता डाल देंगे जी, डॉट, ये ठीक है, डॉट प्रोडक्ट निकल रहा है ना, ये ज़्यादा डॉट का यूज करेंगे। यहाँ पर भी हम डॉट लगाएंगे, यहाँ पर भी हम डॉट लगाएंगे। तो मैं अगर 3i को 4j के साथ मल्टीप्लाई करके चेक करूँ क्या रिजल्ट आता है, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई हुआ जी, ये हो गया 3 4 जा 12 माइनस का। और मैंने आपको ऊपर बताया कि अगर डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकाला जाता है, ये लिखा हुआ 0 आता है। डिफरेंट डिफरेंट यानी आई जे या जे के या आई के, डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का अगर आप डॉट प्रोडक्ट निकालोगे वो 0 आएगा, और 0 को जब आप -12 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 0। आंसर 0 आना है, इसलिए हम डायरेक्ट स्किप कर रहे हैं। इसी तरीके से 3i को जरा 7k से मल्टीप्लाई करके देखो, 3i को 7k से मल्टीप्लाई करो, 3 मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई हो गया, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई हो गया, 3 7 जा 21। अब ये देख लें फिर दोबारा, डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स हैं आई और के, क्या इसका डॉट प्रोडक्ट आना चाहिए 0, 0 का आंसर क्या होता है 0। तो मुझे पता है पहले से कि ये हमें 3i को अगर 4j के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, यूनिट वेक्टर से जब मल्टीप्लाई होगा 0 आएगा, ये खत्म हो जाएगा, इसलिए हमने लिखा ही नहीं। इसी तरह 3i को 4k के साथ करूंगा, यही आएगा मामला। 4j को अगर मैं 4i के साथ मल्टीप्लाई करूंगा या j को k के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, 0 हो जाता है, इसलिए मैंने उन सबको स्किप कर दिया। और वैसे दूसरा वाला चेक कर लेते, 6i और 6i कि आई और जे के हम ये क्यों हटा दिए थे हमने। तो अब इसको जरा चेक करते हैं कि 3i को 6i से मल्टीप्लाई करा था हमने, 3i को डॉट प्रोडक्ट किया था हमने 6i, तो इसका मैंने आपको क्या कहा था कि सिर्फ मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर दो, i को भूल जाओ। क्यों, क्योंकि आप मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करें 3 6 और i को i से डॉट प्रोडक्ट करें जी, कितना होता है 1, 1 आप लिखते ही नहीं हो। सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या है 1, और 1 आप लिखते नहीं है, इसलिए डायरेक्ट आप ये लिख रहे थे 3 6।
तो ये हमने एक सिंपल सी ट्रिक बनाई हुई थी। तो हमारे लिए क्या ट्रिक रहती है जी, हम अब इसको सिंप्लीफाई करें, इस बात को अपनी छोटी सी वाइड अप करें। तो हमारे लिए क्या ट्रिक होती है, जब हम एक आई जे के वाली वेक्टर फॉर्म को दूसरी आई जे के वाली वेक्टर फॉर्म से डॉट प्रोडक्ट करते हैं, हम सेम डायमेंशन वालों को ही मल्टीप्लाई करते हैं, यानी एक्स वाले को एक्स कंपोनेंट से ही मल्टीप्लाई किया जाएगा। ठीक है, ये एक्स कंपोनेंट है, ये एक्स कंपोनेंट है, यानी कि एक्स कंपोनेंट ए का एक्स कंपोनेंट मल्टीप्लाई होगा बी के एक्स कंपोनेंट। इसको आप ए कह लो, इसको आप बी कह लो, इस वेक्टर को। ठीक है, और जरा सिंपल से चलें, इसको एग्जाम्पल ले लेते हैं, जरा और ऊपर वाली बात हमारी आने वाली है सामने। तो अब अगर मेरे पास ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर मेरे पास बी है, तो अगर मैं ए और बी का डॉट प्रोडक्ट लूंगा तो 3i प्लस 4j माइनस 5k ए हो गया, डॉट ये बी हो गया जी 6i माइनस 4j प्लस 7। हमने क्या देखा, हमने देखा कि ए का x खाली बी के x से ही मल्टीप्लाई होगा, ए का x मल्टीप्लाई होगा बी के x से, और ये i इसका ए का ए, अबे भाई ए का ये जो i है और बी का जो i है, ये i 1 हो जाएगा, 1 दिखते नहीं इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया। इसी तरह ये a का x b के y से या z से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, 0 आएगा। इसी तरीके से ये किससे मल्टीप्लाई होगा, यानी a का, इनको ऐड करते हैं हम, a का जो y कंपोनेंट है वो b के y से मल्टीप्लाई हो पाएगा बस, यानी कि इससे। बाकी जब आप इसको x से मल्टीप्लाई करोगे i और j 0 हो जाएगा, जब z से मल्टीप्लाई करोगे j और k 0 हो जाएगा। तो बस आपके पास यही हो जाएगा जी कि a y b y से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरीके से अगर आप z कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करोगे, यानी a के z को मल्टीप्लाई करोगे, किससे होगा, खाली b के z से। क्यों, क्योंकि a के z को जब आप x से मल्टीप्लाई करोगे k और i 0 हो जाएगा, a के z को b के y से मल्टीप्लाई करोगे k और j 0 हो जाएगा। तो हमारे पास ये फॉर्म रह जाएगी, ये रहेगी जो सवाल है, तो हमें इसको वेरीफाई करना है। तो आई होप यहाँ तक की बात आपके क्लियर हो गई होगी। तो जब हमने फोर्स और आर वाला न्यूमेरिकल जब हमने सॉल्व किया था, तो उस वक्त मैंने कहा था कि ये बात आपको क्लियर होगी चैप्टर 2 के अंदर। तो बस अब सिंपल सी बात रखें, अगर हम, तो अगर मेरे पास दो वेक्टर हैं, दोनों वेक्टर आई जे के की फॉर्म में लिखे हुए, यानी 3 कंपोनेंट्स में है, 3 कंपोनेंट्स में, यानी कि आपके पास ऐसे, एक दोबारा से ले लेते हैं, एक वेक्टर आपके पास है ए, एक वेक्टर आपके पास है बी, ये आपके कंपोनेंट्स में टूटा हुआ है। तो ए के 3 कंपोनेंट्स कौन से होंगे, ए एक्स यूनिट वेक्टर आई, फिर ए वाई यूनिट वेक्टर जे, प्लस ए जेड यूनिट वेक्टर के। इसी तरह बी वेक्टर आपके पास होगा तो क्या होगा, बी एक्स यूनिट वेक्टर आई, बी वाई यूनिट वेक्टर जे, बी जेड यूनिट वेक्टर के। जब हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो ए एक्स खाली बी एक्स से मल्टीप्लाई हो पाएगा, क्योंकि ए एक्स जब बी वाई से मल्टीप्लाई होगा यूनिट वेक्टर 0 हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। ए एक्स बी जेड से मल्टीप्लाई होगा, यूनिट वेक्टर 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसी तरह ये जो है ए वाई, ये बी वाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए जेड बी जेड से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये ऊपर इसकी फॉर्म लिखी हुई है। तो अब हमने इसको जरा वेरीफाई करना है। ये सवाल आता है अक्सर, लिहाजा इसको गौर से देख लेते हैं। अब हम इसको अब हम वेरीफाई करते हैं जी, ऊपर की स्टेटमेंट को। हमारे पास लेट सपोज दो वेक्टर हैं जी, एक वेक्टर है ए और उसके 3 कंपोनेंट्स कौन से हैं, एक है ए एक्स यूनिट वेक्टर आई, एक है ए वाई यूनिट वेक्टर जे, एक है ए जेड यूनिट वेक्टर के। ये ए के 3 कंपोनेंट्स हो गए। इसी तरह बी वेक्टर है, उसके 3 कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, बी वाई यूनिट वेक्टर आई, बी जेड, सॉरी बी एक्स, ये बी एक्स यूनिट वेक्टर आई, बी वाई यूनिट वेक्टर जे, बी जेड यूनिट वेक्टर के। ठीक है जी, अब हमें मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ए और बी का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। दोनों वेक्टर्स को के कंपोनेंट्स लिखते हैं। ए की जगह आपके 3 कंपोनेंट्स क्या है, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, डॉट बी की जगह अब आप उसके तीनों कंपोनेंट्स लिखते हैं, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। अब अलजबरा के मुताबिक ये वाला पहले ए एक्स आई तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये अलजबरा आप जानते हैं, लिहाजा पहले हम
पहले हम इसको ले लेते हैं ए एक्स आई और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तीनों के साथ। तो पहले मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसको बी एक्स आई के साथ, प्लस फिर ए एक्स आई को मैं मल्टीप्लाई करूंगा बी वाई जे के साथ, प्लस फिर ए एक्स आई को मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई के लिए डॉट यूज कर लिएगा किसके साथ, बी जेड के साथ। ठीक है जी, ये ए एक्स को हमने तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप ए वाई को तीनों के साथ मल्टीप्लाई करें, प्लस ए वाई जे को आप मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, बी एक्स वाई के साथ, प्लस ए वाई जे को मल्टीप्लाई करोगे आप किसके साथ, बी वाई जे के साथ, प्लस ए वाई जे को मल्टीप्लाई करोगे आप बी जेड के साथ। तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया दूसरे कंपोनेंट को। अब आप इस कंपोनेंट की बात कर रहे हैं ए जेड के, तो ए जेड के मल्टीप्लाई होगा बी एक्स आई के साथ, प्लस ए जेड के मल्टीप्लाई होगा बी वाई जे के साथ, प्लस ए जेड, मैं नीचे लिख देता हूँ, ए जेड के मल्टीप्लाई होगा बी जेड के साथ। ठीक है, ये आप चाहें तो ब्रैकेट तोड़ के लिखते हैं, कुछ भी कर लें, थोड़ा सा मिक्सअप ना हो जाए, क्योंकि सिर्फ सब स्क्रिप्ट का फ़र्क है, तो उसको ज़रा देख लीजिएगा। तो ये देखें जी आप ज़रा, ये आपने क्या करा हुआ है, ए एक्स को तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपने क्या किया हुआ है, ए वाई को तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और ये क्या किया हुआ है आपने, ए जेड को तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप सॉल्व करें जी, ये हो जाएगा जी, इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ए एक्स यानी मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करो और यूनिट वेक्टर को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करो, प्लस इसकी बात करते हैं, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई हो गया, यूनिट वेक्टर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई हो गया। इसकी बात करते हैं, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई हो गया, यूनिट वेक्टर यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह सबको बनाते जाएं जी, तो अब मैं डायरेक्ट लिखता रहता हूँ, ए वाई बी एक्स, यूनिट को यूनिट से मल्टीप्लाई करें यानी जे डॉट आई। इसी तरीके से प्लस, अब इसको हम करते हैं ए वाई और बी वाई यूनिट यूनिट से यानी जे डॉट जे। इसी तरीके से ए वाई बी जेड और यूनिट यूनिट से यानी जे डॉट के। अब इसको करते हैं जी, मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, ए जेड बी एक्स और यूनिट यूनिट से यानी के डॉट आई। इसी तरीके से ए जेड और बी वाई यूनिट यूनिट से यानी के डॉट जे, और आखिर में ए जेड बी जेड और यूनिट यूनिट से यानी के डॉट के। ठीक है, थोड़ा सा लंबाई में बड़ा है, मुश्किल नहीं है, बस जरा कंफ्यूजन ना हो जाए इसलिए ख्याल रखते रहिएगा। अब आप जानते हैं जी कि आई डॉट आई बराबर होगा जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के, ये सब 1 के बराबर होगा। हाँ जी, और इसी तरह अगर अलग अलग यूनिट वेक्टर होंगे आई डॉट जे, जे डॉट के या के डॉट आई, तो उसका आंसर 0 हो जाएगा। तो अब आप ऊपर चेक कर लें जी, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, और ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0, ये 0, ये 0, ये 1। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं 1, अब सॉल्व करते हैं, इसका क्या आंसर आया जी, ए एक्स बी एक्स 1 आप लिखते नहीं है। ठीक है, ये हो गया 0, बेकार है वो, तो आप लिखते भी नहीं हो, ये भी 0, ये भी 0, इसका आंसर 1 हो गया, यानी बी ए वाई बी वाई, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये बच गया आपके पास ए जेड बी जेड। वही बात आ गई जो मैं आपको साबित करना चाह रहा था, देख लें ये साबित हो गया। तो ये हमारे पास था एक प्रूफ करने का, ये हमने प्रूफ कर दिया। सीधी सी बात है कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स एक्स वाई जेड कंपोनेंट्स में लिखे हुए हैं, तो जब आप उनका डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो x को x से, y को y से, z को z से मल्टीप्लाई करोगे। y क्योंकि जो यूनिट वेक्टर है सेम यूनिट वेक्टर 1 हो जाएगा, अपोजिट यूनिट वेक्टर्स अलग अलग यूनिट वेक्टर 0 हो जाते हैं। ये हमने आज की क्लास में देखना था। अब एक वेरिफिकेशन है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल वो मुझे अभी पढ़ानी चाहिए, क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट्स की भी कमी है, और दूसरा ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होता है।
ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होता है, इसको ज़रा ख्याल रख लिएगा तो फिर प्रॉपर्टी समझना मुश्किल नहीं है। तो हम अपनी क्लास को आज यहीं पर वाइंड अप कर देते हैं। चेक करें इसमें कोई सवाल है अगर आप लोगों को तो पूछ लिएगा, बाकी जिन बच्चों ने नहीं लिया वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे।